हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का लेसन 4 की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक की जो वीडियो आपने देखा हिस्ट्री के जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो है आपको क्या चाहिए कि इन तीनों ही पार्ट के जो है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है क्वेश्चन बताएं, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो उस तरह से इस क्वेश्चन को जो है आपको एज ए होमवर्क भी आपको करना है, और होमवर्क करने के साथ साथ में जो है आपके जो है तैयारी भी करनी है। अगर इन फ्यूचर एग्ज़ाम भी होते हैं तो आपको ये काफ़ी सहायता करेंगे ये मेरे प्रश्न जो आपको दिए हुए हैं। अब उसके बाद देखिए आप लेसन 4 इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग जो है 570 से लेकर 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तो हम चलते हैं इस चैप्टर की और शुरुआत में देखें आप। तो आप तीनों ही पार्ट के जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको आप जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखिए अब आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से भी अधिक है, और ये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। अलग अलग भाषाएं ये बोलते हैं, और इनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है, इनका खान पान भी अलग अलग किस्म का है, और वे आज जिन तरीक़ों से मुसलमान बने हैं वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे, और वे परिस्थिति भी भिन्न भिन्न थी, जिसके कारण ये अपने अपने रास्तों पर चले गए। और फिर भी आज मुस्लिम समाजों में की जड़ें एक अधिक एकीकृत जो है अतीत की में समाहित है, जिसका प्रारंभ लगभग जो है 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ। तो 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप के अंदर हुआ, और अरब प्रायद्वीप के अंदर होने के कारण जो है इस्लाम का उदय जो है इन अरब देशों के अंदर जो है बढ़ने लगा, और फिर यहाँ से इस्लाम जो है पूरे महाद्वीप पर फैल गया। उसके बाद हम देखें तो इस्लाम धर्म जो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में इसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए आगे 600 से 1200 ईस्वी, ये जो समय है 600 से 1200 ईस्वी में की अवधि तक इसका इलाका जो है इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। और इन शताब्दियों में जो है इस्लामी समाज के अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग वहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया जाता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही है। और इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका उद्भव सीधे धर्म के से और उसके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण रहे हों, पर यहाँ पर इस्लाम के उदय को लेके ये चर्चा चलती रही। तो इस तरह से जो है इस्लाम जो है पूरे महाद्वीप पर फैल गया। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो मुस्लिम भले ही कुछ गौण रहे, लेकिन हमेशा इसके समय में अभिन्न अंग भी रहा। और जैसा कि ईसाई प्रदेशों की में यहूदी थे, ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस्लामिक क्षेत्रों में जो है लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तांत। ठीक है, अब ये हम आते हैं इतिवृत्तांत या फिर तवारीख, घटनाओं का कालक्रम के अनुसार उल्लेख किया जाता है। तो जो इतिवृत्त और तवारीख जो है वो घटनाओं का क्या है, कालक्रम के अनुसार उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर सीरा यानी जीवन चरित्र, तो इस्लाम में जो है पैगंबर मोहम्मद के जो है जीवन के काल के जिनकी जीवनी के बारे में, और बहुत सारे जो उलमा और जो उलेमा थे, ठीक है, या जो धार्मिक गुरु था उसकी जीवनी के बारे में जो इन सिरा के अंदर लिखा जाता था। तो जीवन चरित्र जो है सिरा, फिर हदीत पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के जो है कथनों और कृत्यों का अभिलेख, यानी जो उन्होंने जो शिक्षा जो इस्लाम धर्म में जो है समाहित की, या जो उन्होंने जो कृत्य मतलब जो अच्छे कार्य किए, वो सारे जो कार्य का अभिलेख जो है हमें हदीत में मिलता है। उसके बाद होता है तफसीर मतलब होता है कुरान के बारे में टीकाएँ, यानी कुरान में जो शिक्षा लिखी है यानी जो टीकाएँ हैं उसको जो है हम तफसीर कहते हैं। फिर होता है अखबार, प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, यानी उस समय जो है जब इस्लाम का उदय हुआ और उदय होने के साथ साथ
जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा इस्लाम के उदय को या फिर उसमें जो घटित घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, तो उसे अखबार के अंदर लिखा गया। फिर होती खबर, प्रत्यक्ष सूचना, जिसने जो है उस सूचना को, उस घटना को देखा हो तो उस घटना के बारे में वो को बताया, औरों को बताया। फिर है इस्नाद, सूचना भेजने वाला, तो सूचना भेजने वाले को इस्नाद कहते हैं। और फिर है सिरियाक, अरामाइक की एक बोली। तो इस तरह अगर हम देखें, ठीक है, तो इस्लाम में जो है इन सभी तथ्यों से, सभी शब्दों से जो है हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है। और जो हम देखें पाठकों के लिए छोड़ दिया और उनके समय में जो है अलग अलग घटनाओं के बारे में वर्णन अधिक सुनिश्चित और विश्लेषणात्मक भी किया गया। इस तरह से तमाम जो घटनाएं जो हैं वो इसमें देखी गई। तो हम देखते हैं कि इस्लाम जो है धीरे धीरे जो है अपने पैर पसार रहा था और अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएँ अरबी भाषा में हैं। और इसमें कृति तबरी 923 ईस्वी में निधन की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और फ़ारसी में इतरवैध संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और सीरियाक, अरेमाइक की एक बोली जैसे ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, लेकिन उनके प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचना जैसे कहानियों और कविताओं से प्राप्त होती है। तो जो इतिवृत्त है इससे भी हमें क्या मिल रही है, और भी अधिक जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो दस्तावेजी साक्ष्य, अब दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, जैसे अब खंडित अंश, लेखों का खंडित अंश। खंडित अंश क्या होता है, बचा कुचा भाग जो हमें पुरातत्व विभाग या पुरातत्व जो शास्त्री है उसने जब उसको खोद के बाहर निकाला या खोजा जब उसको, तो जो खंडित जो अभिलेख है, ठीक है, उसके अलावा सरकारी आदेश, निजी पहचान पत्र, ठीक है, इतिहास लेखन के सर्वाधिक बहुमूल्य हैं, क्योंकि वो क्या हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि क्या है, इनसे पूर्व जो है चिंतन कर घटनाओं के बारे में हम अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा इसके अंदर और हम देखें। ठीक है, तो दस्तावेजी जो हमारे पास में हमने देखा है, क्योंकि इसमें पूर्व में चिंतन का, घटनाओं का, व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता था, पर लगभग समूचा साक्ष्य यूनानी और अरबी पेपायरस जो कि प्रशासनिक इतिहास के लिए एक बढ़िया स्रोत है और गेनिजा अभिलेख से प्राप्त होता है। गेनिजा अभिलेख क्या होता है कि इस तरह से जो तमाम हमारी जो जानकारी जो है इस्लाम से संबंधित जो भी जो है इस गेनिजा जो है अभिलेख के अंदर हमें मिलता है। और अगर हम देखें तो कुछ साक्ष्य पुरातात्विक जुड़े महलों से भी की गई खुदाई, मुद्रा शास्त्रीय सिक्कों का अध्ययन और पुरालेखी शिलालेखों का अध्ययन स्रोत से उभरकर सामने आए। तो अगर इस्लाम के बारे में और जानकारी हमें चाहिए तो जो उजड़े हुए महल, यानी जो उस समय इस्लाम जो कंट्री जो देश है वहाँ पर जो सम्राट या शासक रहा होगा उनके महलों का अध्ययन करके, ठीक है, उनके जो है राजशाही परिवार का जो है परिवार की जो बनावट जो है, भवन जो है, इमारतें जो हैं, उनका अध्ययन करके या उनसे जो प्राप्त जो साक्ष्य है उससे जो हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, या इस्लाम का उदय कैसे हुआ और किस तरह से इसका विस्तार हुआ, ये तमाम जानकारी हमें मिल सकती है। अब और हम दूसरा हम देखें तो मुद्रा शास्त्री, तो वहाँ से प्राप्त जो सिक्के हैं उन सिक्कों में भी जो है इस्लाम के धर्म से संबंधित कई बातें जो है उस पर उत्कीर्ण की जाती है। और उत्कीर्ण की जाने के तहत जब यदि वो हमें सिक्के मिलते हैं खुदाई के दौरान, तो उन सिक्कों का अध्ययन करके हम जो है इस्लाम धर्म के उदय के बारे में और इसके विस्तार के बारे में जो है साक्ष्य हम इकट्ठे कर पाएंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका अध्ययन भी कर पाएंगे। फिर होता है पुरालेखीय होता है शिलालेख। शिलालेख मतलब होता है चट्टान, यानी चट्टान पर कोई लेख लिख दिया है, ठीक है, छेनी और हथौड़े की मदद से, तो उस उत्कीर्ण लेख को वो आज भी मान लीजिए सुरक्षित है। तो उस उत्कीर्ण लेख, जब भी हमें कोई शिलालेख मिलता है तो उस शिलालेख का अध्ययन करके भी जो है हम इस्लाम धर्म के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये क्या एक महत्वपूर्ण स्रोत है इस्लाम धर्म को जानने के। तो इस तरह से हमने देखा कि इस्लाम धर्म को जानने के लिए हमने इतिहास के भिन्न भिन्न जो है स्रोतों का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला है कि इस्लाम किस तरह जो है फला फूला अरब कंट्री के अंदर, और इस तरह से जो है इसके और भी जो है विस्तार होने लगा और भी महाद्वीपों के अंदर।
हालांकि आर्थिक, इतिहास और भी जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं के जो साक्ष्य हैं, नाम व तारीख प्रमाणीकरण के लिए ये हमारे लिए आज भी बहुमूल्य स्रोत साबित हुए हैं। तो तमाम ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, इससे हमें इस्लाम के बारे में और भी जानकारी मिलती है। तो उसके अलावा मैंने शिलालेख बताया, मुद्रा शास्त्री हमने बताया उसके अलावा, ठीक है, और गैनीज़ा जो अभिलेख है, इससे हमें इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तमाम स्रोत जो है इस्लाम धर्म के प्रचार और उसके विस्तार के बारे में हमें जो है एक बहुमूल्य स्रोत साबित होते हैं, ठीक है। तो इतिहास जो बीता हुआ समय है, अगर हम बीती हुई चीज़ समय में जो घटना हुई है और उससे प्राप्त जो हमें साक्ष्य जो है, उन साक्ष्यों का हम यदि अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास को क्रमबद्ध करने में जो है आसानी होती है। और इसी तरह जो है हमने इस्लाम धर्म के बारे में और भी जानकारी और जुटाना जो है उचित माना। उसके बाद देखिए आप, सही मायने में इस्लाम इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य जो है 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा शुरू किया गया। यानी जो है शुरुआत में जो इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है, इसको शुरुआत में कहाँ, जर्मनी और नीदरलैंड के जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है, इन्होंने जो है इसका काम शुरू किया। और फिर मध्य और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिला। और फिर ईसाई पादरी ने इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से अध्ययन दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें भी लिखी। और हालांकि उनको दिलचस्प मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। तो हमने देखा कि किस तरह जो है जर्मनी और नीदरलैंड और उसके अलावा और भी जो मध्य पूर्व जो फ्रांस और भी जो देश हैं, इन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में जो है अध्ययन किया और इस्लाम धर्म से संबंधित बातों का जो है विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का अध्ययन करके जो है इसको लिपिबद्ध किया, उसके बारे में बताया। तो हमने देखा इस तरह से जो है विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर भी जो है क्या कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में जो है उनका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि और अधिकतर जो है इस्लाम का अध्ययन जो है जब यूरोप के अंदर इन देशों में हो रहा था, तो इस्लाम धर्म की तुलना जो है ईसाई धर्म से करने के लिए की जा रही थी। तो अधिकतर जो विदेशी जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वहाँ पर इसलिए इसका अध्ययन किया जाता था ताकि वो ईसाई धर्म से, यानी जो उनका उस समय जो स्थानीय धर्म रहा हो, उनका वो अध्ययन कर सके। तो अधिकतर जो है उनकी जो तुलना है ईसाई धर्म से करने के लिए रही। और ये विद्वान जिन्होंने प्राच्यविद भी कहा जाता था, यानी जो इस्लाम धर्म के बारे में संबंधित जो चर्चा कर रहा है, यानी जो प्रोफेसर जो है अध्ययन कर रहा है, उन्हें प्राच्यविद भी कहा जाता था। तो ये प्राच्यविद जो है इस्लाम के बारे में अध्ययन करके और उसके जो तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा था। तो इस तरह से देखिए आगे और भी हम देखें, ठीक है। तो अध्ययन करने का प्रोत्साहन ईसाई पादरियों को इस्लाम इतिहास की और बारीकी अध्ययन करने दिया और उसकी अच्छी पुस्तकें लिखी, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो प्राच्यविद कहता है अरबी और फारसी ज्ञान के लिए मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो इग्नाइस गोल्ड हाजिर, ठीक है, ये जो लेखक जो है, ये तो इस्नाई जो है गोल्ड जीहर, ठीक है, इग्नाइस गोल्ड जीहर हंगरी के एक जो यहूदी थे और जिन्होंने काहिरा के इस्लामी कॉलेज अल अज़हर के अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून के धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाले पुस्तक लिखी। और इस्लाम के 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों में अधिकतर प्राच्यविदों को रुचियाँ और उनके तरीक़ों का भी अनुसरण किया और उन्होंने एक नए विषय को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के बाद दायरे का विस्तार किया और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे समृद्ध विषयों को इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन में बहुत से पहलुओं का परीक्षण भी किया। और इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीक़ों का इस्तेमाल करके धर्म के अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी ना हो। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह जो है विदेशी लोग जो है जो इस धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, फिर भी जो है इन लोगों ने, जो इन प्रोफेसर ने जो है इन इस्लाम धर्म का अध्ययन करके और हमें इस्लाम के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, उनके लोगों के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनके तौर तरीक़ों के बारे में, उनके खान पान के बारे में जो है हमें जानकारी दी है।
ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है अलग जो प्राच्यविद जो व्यक्ति है या जो प्रोफेसर जो है विश्वविद्यालयों के, इन्होंने इस्लाम के का अध्ययन करके इसे और भी सुदृढ़ किया है और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी जुटा पाने की कोशिश भी करी है। और इस तरह से जो है इस्लाम धर्म जो है दुनिया के एक प्रमुख जो है धर्मों के अंदर गिना जाने लगा। और इस तरह से इस्लाम जो है अब धीरे धीरे अरब कंट्री से वो यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और समस्त महाद्वीप पर ये फैल चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस्लाम धर्म जो है 600 से 1200 ईस्वी के मध्य जो इसका जो उद्भव काल रहा है, तो इस उद्भव काल के अंदर जो इस्लाम जो है और भी जो है फैलने लगा, विस्तारित होने लगा, ठीक है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति या समुदाय हैं उन्हें मुस्लिम या मुसलमान कहा जाने लगा। यानी जो इस्लाम धर्म को जो उनके अनुयायी हैं, जो उसको मानने वाले हैं, जो उस धर्म के जो हैं इस्लाम धर्म के, उन्हें मुस्लिम या मुसलमान भी कहा जाने लगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग जो है हमें इन इतिहास के तथ्यों से हमें अलग अलग जो है इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने जो है इस वीडियो के अंदर जो है आपको शुरुआत का जो अध्याय का जो पहला जो पृष्ठ और अगला जो पृष्ठ है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरह जो ये कुछ शब्द जो हैं ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और ये वेरी शॉर्ट नोट्स में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी जो है कई बार प्रश्न बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस्लाम का उदय, अब इस्लाम अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, किसने किया, और उससे संबंधित तमाम जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं आपको इस अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। पर अभी तक जितने जो हमने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय हमने जो पूरा कर चुके हैं, तो इसका जो है महत्वपूर्ण जो मैंने आपको जो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बताए हैं वो आप एज ए होमवर्क भी, आप गृह कार्य के रूप में भी उसको आप कर सकते हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। और इस महामारी के चलते आपको जो कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए जो है आप घर बैठकर भी आप अपना तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह से इस्लाम के उदय के बारे में आज की वीडियो में इतना ही है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा अरब में इस्लाम का उदय और मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो है आपको जानकारी दूंगा, जिन्होंने इस्लाम का जो है उनके मूल संस्थापक माना गया और उन्होंने किस तरह जो है इस्लाम को आगे बढ़ाया, इस धर्म को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।